प्रसिद्ध अर्थचिंतक श्री बजरंग जी गुप्ता से मैं विनती करता हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय नितिन गडकरी जी, नितिन जी से मेरा परिचय ज्यादा निकट का उनके अध्यक्ष बनने के बाद आया और तब से लेकर अब तक मेरा उनके बारे में जो धारणा बनी है वे इनोवेटिव आइडियाज की चलती फिरती एनसाइक्लोपीडिया है। और केवल आइडियाज ही नहीं रखते, उनका वैशिष्ट्य है जब मौका मिलता है तो उन आइडियाज को धरती पर इंप्लीमेंट करने की क्षमता और साहस दोनों रखते हैं। हम नागपुर में बैठे हैं, महाराष्ट्र को भारतीय अर्थतंत्र की ऊर्जा केंद्र कहा जाता है और सौभाग्य से इस महाराष्ट्र को एक ऊर्जावान युवा मुख्यमंत्री के रूप में श्री देवेंद्र फडणवीस जी मिले। उन्होंने शायद छोटे में ही कहा होगा, क्योंकि ये सम्मेलन लघु उद्योग भारती का है, पर जो छोटे में कहा बहुत इफेक्टिव कहा। और मंच पर वे हैं ही ऊर्जा मंत्री, तो स्वाभाविक रीति से बावनकुले जी का उस ऊर्जा के साथ काम करना स्वाभाविक ही है। मंच पर उपस्थित लघु उद्योग भारती के मान्यवर अध्यक्ष, महामंत्री, अन्य पदाधिकारीगण और बहनों भाई, मैं ये सोच रहा था मुझे बोलने के लिए क्यों कहा है, और नितिन जी ने तो आग्रह करके मुझे बाद में बोलने के लिए कहा। आप सब लघु उद्यमी बैठे हुए हैं, मैं तो उद्योगों का प्रतिनिधि भी नहीं और उद्योगों की कार्य प्रणाली को स्वयं उद्योजक बन करके मैंने कभी न सीखा है, न समझा है, न कोई जानकारी दी। मैं सरकार का प्रतिनिधि भी नहीं हूँ, क्योंकि सरकार में रह करके सरकार की कार्यशैली को, कार्य प्रणाली को, उनकी सीमाओं की, उनकी संभावनाओं को, उसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। तो एक अनधिकृत अजान व्यक्ति को बोलने के लिए यहाँ के आयोजकों ने क्यों कहा होगा, ऐसा मेरे मन में प्रश्न होगा। तो मैंने परिचय में बताया गया कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ता था और बोलते बोलते लिख दिया कि मैं अर्थशास्त्री हूँ। आजकल अपने आप को अर्थशास्त्री कहते हुए मुझे बहुत संकोच होता है, डर भी लगता है। इस देश में 10 साल तक एक अर्थशास्त्री कारोबार चलाते हैं और देश का क्या हाल बना हम सब जानते हैं। पर हम सब लोग तो नितिन जी ने दीनदयाल जी के दृष्टि और दिशा का जिक्र किया। एक नई अर्थ रचना, नया अर्थतंत्र बनाने के लिए, नई अर्थनीति बनाने की दिशा में चलने वाले को शायद मुझे बोलने के लिए इसलिए कहा होगा कि मैं संघ का स्वयंसेवक कार्यकर्ता हूं। मैं भी देश भर में जाता रहता हूँ, देश भर के लोग मुझे मिलने के लिए भी आते हैं। उसमें आप जैसे उद्योजक भी होते हैं जो कुछ बताकर जाते हैं, कुछ समझाकर जाते हैं, और नितिन जी और देवेंद्र जी जैसे अपने देश की राजनीतिक क्षितिज पर महत्व का काम करने वाले राजनेता भी होते हैं। वे भी हमारी समझ बढ़ाकर जाते हैं और देश में अनेक विचारवंत लोगों से भी मिलना होता रहता है, वो भी बहुत सारी बातें बताते हैं। तो मुझे संघ के कार्यकर्ता होने के नाते से एक एडवांटेज है, बहुत तरह का इनपुट मेरे पास है। उद्योगों का इनपुट भी है, सरकारी तंत्र का इनपुट भी है और देश के जाने माने चिंतकों का भी इनपुट है। शायद ये समझ करके कि ये घूमता रहता है देश भर में और इन सब इनपुट्स की
जितनी बात मुझे समझ में आई होगी उतनी बात मैं आपके सामने रखूं, इसलिए संभवतः मुझे इस सत्र में बोलने के लिए और खास तौर से नितिन जी के आग्रह से अंत में बोलने के लिए कहा। पर मैं नितिन जी को कह रहा था, आपने मेरे लिए छोड़ा क्या? सब कुछ बोल दिया। तो भी जो कुछ उन्होंने बोला और जो कुछ हमारा चिंतन है उसके संबंध में 2-4 बातें मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। पहली बात तो यहाँ लघु उद्योगों का सम्मेलन है। मैं जितना समझ पाया हूं, नाम के भले ही आप लघु होंगे पर देश की अर्थव्यवस्था में आपका योगदान बड़ा है, महान है। इसको समझना चाहिए, आपने भी समझना चाहिए और सत्ता के केंद्र में बैठे हुए सत्ताधीशों ने भी समझना चाहिए। नाम स्मॉल है, नाम माइक्रो है, पर काम तो ऐसा नहीं है ना। ये जो भारत का अर्थतंत्र, भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और मेरा तो ऐसा मानना है आगे भी जो टिकी रहेगी, जिसकी घोषणा हम सब बार बार करते हैं कि आने वाले समय में भारत की आर्थिक दृष्टि से दुनिया का सिरमौर होगा। किनके मजबूती पर? आधार कौन बनेगा? बेसिस क्या होगा? तो बेस और बेसिस एक छोटा छोटा काम करने वाले लोग। जब मैं ये बात बोलता हूं तो उसका एक वैचारिक सैद्धांतिक अधिष्ठान भी, और वैचारिक सैद्धांतिक अधिष्ठान पंडित दीनदयाल जी का। दीनदयाल जी का या महाराष्ट्र की धरती पर ही वो 4 प्रसिद्ध भाषण हुए 22, 23, 24, 25 अप्रैल 1965। योगायोग से उसका ये स्वर्ण जयंती वर्ष है और अगले वर्ष उनका शताब्दी वर्ष आने वाला है। तो उनका जो चौथा भाषण है और चौथा भाषण का जो अंतिम पैराग्राफ है, मैं सब जहां भी जाता हूं सब कार्यकर्ताओं को ये निवेदन करता हूं, उसको अवश्य पढ़िए। वो शायद भारतीय अर्थतंत्र की गीता है। दीनदयाल जी को बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा तो चल जाएगा। चौथे भाषण का अंतिम पैराग्राफ पढ़िए। मैं पूरा पैराग्राफ यहाँ नहीं सुनाना चाहता, पर उस अंतिम पैराग्राफ की प्रथम पंक्ति कहना चाहता हूं। दीनदयाल जी कहते हैं, हम भारत को न तो पुराने जमाने की प्रतिच्छाया बनाना चाहते हैं। महत्व का है उनका स्टेटमेंट। हम पर लोग लगाते हैं कि दकियानुसी वाले हैं, पिछड़ेपन वाले हैं, इस देश को 9वीं शताब्दी में ले जाएंगे, 10वीं शताब्दी में ले जाएंगे, 14वीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय क्या बोलते हैं? हम भारत को न तो पुराने जमाने की प्रतिच्छाया बनाना चाहते हैं और न ही भारत को हम रूस और अमेरिका की तस्वीर। ये दूसरा स्टेटमेंट भी उतना ही महत्व का है। दीनदयाल जी के सपनों का भारत और दीनदयाल जी के सपनों का नकल का नहीं, अकल का। और दीनदयाल जी आगे कहते हैं, हमारी इस नए अर्थतंत्र का आधार क्या बनेगा, जिसका जिक्र थोड़ा सा नितिन जी ने कहा, स्वदेशी, स्वावलंबी, विकेंद्रित अर्थतंत्र। कैसा कैसे अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं भारत में? तो 3 शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, स्वदेशी, स्वावलंबी, विकेंद्रित अर्थतंत्र। अब मैं बहुत सारे जानकार एक्सपर्ट लोगों से पूछता हूँ, आजकल एक्सपर्ट वो होता है जो फॉरेन में कहीं कहीं रहा हो, मैं तो गेट देसी आदमी ठहरा, तो उनको पूछता हूँ, किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में विकेंद्रित अर्थतंत्र छोटे उद्योगों के बिना खड़ा हो सकता है क्या? तो कोई जवाब नहीं। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो बन सकता है, पर डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ऐसा पंडित जी का सपना था और उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो फिर माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का महत्व होगा ना, उसको मानकर चलना पड़ेगा। और जब ये महत्व होगा तो मैं एक दूसरी बात हमेशा निवेदन करता हूँ
आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का स्वभाव बना। ये जो छोटे उद्योगों के प्रति देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है, मानस बदलना पड़ेगा। माइंड सेट वही है। दीनदयाल जी, मैं जब द्वितीय वर्ष करने के लिए गया था उदयपुर में, तो हमारे यहाँ व्याख्यान देने के लिए आए थे नगर शिक्षा वाले, और जिन्होंने दीनदयाल जी को पढ़ा होगा तो उनका वो जो षटकोण वाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड घन है, दीनदयाल जी ब्लैक बोर्ड पर वो लिखकर हमको समझाया, कख समझ में नहीं आएगा। दीनदयाल जी को वो समझना इतना आसान है। अब तो मैं प्राध्यापक हो गया, अभी भी दीनदयाल जी के बहुत सारों को पढ़ा, समझ में नहीं आता दीनदयाल जी इतना सरल था। तो मैं जानकार आदमी के पास गया, समझदार आदमी के पास गया कि मुझे दीनदयाल का विचार समझ में क्यों नहीं आता। तो उन्होंने मुझे कहा, ईमानदारी से अपने बारे में सोचो, तुम्हारा मानस भारतीय मानस है क्या? ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। तो चौंक गए। माइंड सेट भारत का है हमारा, माइंड सेट तो वेस्टर्न है। तो वेस्टर्न माइंड सेट से तुम दीनदयाल को समझना चाहते हो, पहले तो माइंड सेट को बदलो, मानस को बदलो। इसी को तो दीनदयाल जी ने चिति कहा था ना। चिति क्या है? भारतीय की चिति के प्रकाश में रचना करनी है, भारतीय चिति के प्रकाश में संपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने। इसे उन्होंने कहा, पहला काम तो तुम ये करो कि मानस को धीरे धीरे भारतीय बनाने का काम करो। दूसरा मुझे कहा, मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, ज्यादा कर पर हमने किया हुआ, और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं जिस अर्थशास्त्र को पढ़ाता रहा वो सच में अर्थशास्त्र था, अनर्थशास्त्र था। सारे संकट की जननी तो हम ही है ना, सब संकटों का कारण ये जिस अर्थशास्त्र को दुनिया में पढ़ाया जा रहा है, जिस प्रकार का डेवलपमेंट और ग्रोथ मॉडल दे दिया, हैरल्ड डॉमर से लेकर नेहरू मेलानोबिस मॉडल, जो सेकंड फाइव प्लान से दिया, तमाम ग्रोथ मॉडल्स के बारे में विचार करेंगे, उसमें भारत तो अनुपस्थित है। दीनदयाल जी ने यह साहस किया था उस जमाने में, जिन्होंने विमर्श में, एकेडमिक सर्कल में भी, पॉलिसी के लेवल पर भी और पॉलिटिकल थिंकिंग में भी भारत को उपस्थित किया था। इसे दीनदयाल जी के हिसाब से विचार करते समय हमको ये विचार करना पड़ेगा, इस प्रकार से हमारी अर्थनीति, अर्थचिंतन, अर्थतंत्र की दिशा बनना चाहिए। जब हम ऐसा कहते हैं तो कैसा सोचेंगे? अभी केंद्र में नई सरकार आने के बाद में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम हाथ में दिया है, कौशल विकास, अत्यंत महत्व का कार्यक्रम। देश की और समाज की अगर दिशा में परिवर्तन आना है तो ये जो स्किल डेवलपमेंट है बहुत महत्व का है, और स्किल डेवलपमेंट का संबंध टेक्नोलॉजी से है। पर मैं कई बार बोलता हूं बहुत विनम्रता के साथ में, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी जहां महत्वपूर्ण है वहां खतरनाक भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये खतरनाक भी है। आज जब मैं ऐसा बोलता हूं तो क्यों बोल रहा हूं? एक मिसनोमर क्रिएट हो गया और वेस्टेड इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी और स्किल के बारे में मिसनोमर क्रिएट किया है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे देश में स्किल की और टेक्नोलॉजी की कमी है क्या? ये जिस ढाके की मलबल का जिक्र किया, कौन से आईआईटी में पढ़ते थे वो? कौन से टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पढ़ करके आए थे? कौन से टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट को पढ़ने के लिए गया तो वो ढाका की मलबल बनाने वाला? 2250 काउंट का सूत काटा जाता था इस देश में। आज दुनिया की बेस्ट टेक्सटाइल मिल में भी 500-550 काउंट से ज्यादा का सूत नहीं काट पाते, और हमको कहा तुम पिछड़े हुए हो। मैं दिल्ली में रहता हूँ, कुतुब मीनार के पास में वो जो लोह स्तंभ खड़ा है, आयरन पिलर, जितना ऊपर है उतना ही धरती के नीचे है, बाएं फैला करके उसको ले नहीं सकते, सिंगल पीस है। सैकड़ों वर्षों से धूप में पानी में खड़ा है ना, बगैर स्किल के था क्या? बगैर टेक्नोलॉजी के था क्या? हमारे देश में बेस्ट स्टील इंडस्ट्री प्रोड्यूस करने की हमारे यहाँ पर क्षमता थी ना।
पर ये जो वर्तमान की टेक्नोलॉजी, वर्तमान की स्किल, इसका अर्थ ऐसा नहीं दुनिया से सीखेंगे नहीं, सीखेंगे, पर दीनदयाल जी ने कहा सीखना जरूर, नकल मत करना। इससे दीनदयाल जी ने एक शब्द प्रयोग किया है, हमको टेक्नोलॉजी और अर्थतंत्र बनाते समय देशानुकूल और युगानुकूल ये दो बातें ध्यान में रख करके आपको देश में रचना बनानी। युगानुकूल का मतलब है आज के 5000 साल पहले, आज के 10,000 साल पहले जो कुछ हमारे यहाँ चलता था उसको हूबहू आज ले आएंगे क्या? संभव नहीं। समय बदल गया, जमाना बदल गया, समस्याएं बदल गई, सवाल बदल गए, संसाधन भिन्न प्रकार के हो गए, तो युगानुकूल बना करके ग्रहण करना। और दूसरी बात कही विदेशी की नकल कर लेना क्या, दोनों कर ले, उसको देशानुकूल बनाकर ग्रहण करना। कैसे, इसका अर्थ क्या है? एक मजाक के उदाहरण से मैं समझाया करता था। विवेकानंद भाषण देने के लिए गए थे, तो विवेकानंद जो आत्मा में, परमात्मा पर, दर्शन पर बोलते थे। अमेरिका में भाषण चल रहा था, भाषण समाप्त हो गया, एक खड़ा हो गया सज्जन कि तुमने आत्मा में, परमात्मा में, दर्शन पर बोला, ये अच्छी बात है, तुम आगे हो, पर टेक्नोलॉजी में तो भारत पिछड़ा हुआ है, इसको स्वीकार कर लो। तो विवेकानंद ने कहा देखो तुम सत्य के मानने वाले, हमको कोई दिक्कत नहीं, पर तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो, तुम्हारे देश में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है 2 बर्तन में स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला? वो तो बेचारा चक्कर खा गए। उनकी रसोई में तो पूरा शस्त्रागार होता है, तब भी बढ़िया खाना बनाकर नहीं खिला सकते। तो उनका तुम्हारे देश में है क्या? हाँ, उनका मैं मूलतः राजस्थान का रहने वाला हूँ, प्रकाश जी मेरा राजस्थान के लोग, राजस्थान में दाल बाटी की रसोई बनती है। कितने बर्तन लगते हैं? एक बर्तन में दाल, दूसरे में आटा गूंथते हैं, ऊपरे में सेक कर मजेदार खाते हैं। दाल बाटी की रसोई से बढ़िया हो सकती है? दूसरे का भूलना सच में नाइस टेक्नोलॉजी जो है ऐसा सोचेगा। उनका नहीं देखो हमारे यहाँ लगातार रिसर्च चलती है। अब हमने जो नई टेक्नोलॉजी विकसित की है उसमें एक बर्तन में स्वादिष्ट खाना बनाकर खिला। अब तो महाराष्ट्र के लोग होगा खिचड़ी बनाने के लिए कितने बर्तन लगते हैं? एक ही लगता है। टेक्नोलॉजी किसका नाम है? टेक्नोलॉजी इज बेसिकली इनपुट आउटपुट रिलेशन। आज भी टेक्नोलॉजी की त्रासदी क्या है? ये जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन आ गया, ये जो पॉल्यूशन का सवाल खड़ा हो गया, ये जो रिसोर्स क्रंच का सवाल खड़ा हो गया, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सवाल खड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है? वर्तमान टेक्नोलॉजी में ज्यादा इनपुट से ज्यादा आउटपुट देने वाली टेक्नोलॉजी, इससे मैंने कहा खतरनाक है मामला। भारत के लोगों को एक चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। हम ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे हमारे देश में जिसमें कम इनपुट से ज्यादा आउटपुट दे सके, रही है हमारी। इसलिए मैं स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में एक निवेदन करता हूँ हमेशा। पहला काम, अपने देश के छोटे बड़े इलाके में बिखरे हुए स्किल का आइडेंटिफिकेशन करिए। बहुत बड़ी पड़ी है। अपने देश के गांव में, देहात में, बस्ती में साधारण मजदूर, साधारण कारीगर, वंडरफुल आदमी है ना जी, वो पढ़ा लिखा नहीं हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता, पर काम कर सकता है। तो ये जो स्किल बिखरा पड़ा है हिंदुस्तान का, इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का अपार भंडार है हिंदुस्तान के पास। पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिजिनियस स्किल एंड टेक्नोलॉजी, ये पहला काम करना चाहिए। दूसरा काम ये करना चाहिए, उसको मान्यता दो, रिकॉग्नाइज है, उसको सम्मान दो। उसको क्या बनता है, इसको क्या आता है, मानते ही नहीं है। अब आजकल अखबारों में आ रहा है ना, दशरथ मांझी, वो दशरथ मांझी ने बिहार में पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया। और अभी हमारे जोधपुर से 60 किलोमीटर दूर एक दूसरे व्यक्ति ने पहाड़ से जो बरसात का पानी चलता था वो वेस्ट हो जाता, उसके मन में आया ये वेस्ट है, पानी पीने के लिए नहीं मिलता। उसने सामान्य हथियारों के साथ, सामान्य औजारों से वो पहाड़ से गिरते हुए उस पानी को बांध में परिवर्तित कर दिया। अगर आप झाबुआ में जाएंगे मध्य प्रदेश में, अद्भुत टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी है उनके पास। ये जो सामान्य पथरीले और पहाड़ी इलाके हैं, वह खेती कैसे करना, वह सिंचाई कैसे करना, आजकल के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास तो नहीं है, उनके पास है। इसलिए दूसरा काम ये करना पड़ेगा कि जो भारत में बिखरा हुआ इंडिजिनस स्किल ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उसको सम्मान दें, उसको रिकॉग्नाइज करें। जबरदस्त काम है जिसका जिक्र नितिन जी कर रहे थे। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन का बड़ा अपार है। मुझे बहुत लोग मिलने के लिए आते रहते हैं, साहब आप ये चीज बाहर से क्यों मंगाते हो, सस्ते में बना के दे देते हैं ना, बढ़िया क्वालिटी का बना कर देंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसीलिए स्किल और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में इस नए ढंग से सोचने का विचार हमको करना चाहिए कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में और टेक्नोलॉजी के संदर्भ में मुझे कहना है। तीसरी बात दीनदयाल जी ने जो बड़ी महत्व की कही, वो कही कि भाई आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी का डायरेक्शन क्या है, एंड पॉइंट क्या है। तो 11 फाइवर प्लान जब अपने देश में बनी तो 10 पंचवर्षीय योजना का जब समीक्षा की गई तो ध्यान में आया अमीर और गरीब के बीच तो अंतर बढ़ गया, वो अभी भी बढ़ा हुआ है। वो जो लेटेस्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आया है, वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है अर्बन सेक्टर में टॉप की 10% फैमिली और लोएस्ट 10% फैमिली, उनकी आय में 5 लाख गुना अंतर है। कहां ले जा रहे हैं देश? और केवल अपने देश की हालत है क्या? अमेरिका की हालत तो उससे भी अधिक खराब है। अमेरिका में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट आया, वो वॉल स्ट्रीट के सामने धरना देकर के लोग बैठ गए, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में लोग जंतर मंतर के सामने धरना देकर बैठे थे, वॉल स्ट्रीट के सामने था। अमेरिका के इतिहास में गजब का खेल हो, क्यों बैठे? इतना संपन्न देश है, रोल मॉडल है, दादा देश है, दुनिया की इकोनॉमी के सुधार का कॉन्ट्रैक्ट उसके पास में है, तो उसके यहाँ धरना देकर क्यों बैठे वॉल स्ट्रीट? तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट है स्टिग्लिट्ज, उनको भी आश्चर्य हुआ, हमारे अर्थशास्त्र की किताबों में तो ये है ही नहीं, ये कहां से आ गए? कोई इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, कहां से आ गए? तो उन्होंने स्टडी किया और स्टडी करने के बाद में उनका जो कंक्लूजन है अलार्मिंग, वो कहते हैं एंटायर सोशो इकोनॉमिको पॉलिटिको स्ट्रक्चर ऑफ अमेरिका इज ऑफ 1% by 1% for 1%। ये अमेरिका के बारे में 99% लोगों की चिंता करना उस ग्रोथ मॉडल के द्वारा संभव ही नहीं, असंभव है। ग्रीस में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, स्पेन में क्या हो रहा है, पुर्तगाल में क्या हो रहा है, हमसे तो ज्यादा डेवलप्ड है वो, बहुत जबरदस्त पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़े हुए हैं, वो सब हुआ क्या हो? तो कुल मिलाकर के दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से, दुनिया के चीजों से सीखना जरूर, पर जो दीनदयाल जी हमको एक प्रकाश में भी जो दे गए थे, नकल नहीं करना। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई देश थोड़ा सा 5-10 वर्ष आगे बढ़ता है, सब उसके गीत गाने लगते हैं। पहले जापान के गीत गाते थे, अब सब लोग चीन के गीत गाते हैं। और मैंने आज के 10 वर्ष पहले कहा था, चाइनीज इकोनॉमी डिकेइंग स्टेज पर है, डिके होने वाला है, इनएविटेबल है, दैट इकोनॉमी कैन नॉट सस्टेन एट ऑल। इसलिए भारत के संदर्भ में, भारतीय अर्थतंत्र के बारे में विचार करते समय भारत की परिस्थिति, भारत की प्रकृति, भारत की प्रवृत्ति, भारत की संस्कृति, भारत के सवाल, भारत की समस्याएं, भारत के संसाधन, भारत में उपलब्ध कौशल और मानव संसाधन, इन सबका तालमेल बैठा करके नीतियां बनाएंगे, अर्थतंत्र बनाएंगे, तो उसके द्वारा भारत का कल्याण होगा। और केवल भारत का नहीं, भारत के माध्यम से समूची दुनिया का कल्याण होगा। इससे कुल मिलाकर के जिस अर्थतंत्र, आर्थिक दिशा और अर्थ सिद्धांत की बात हम दीनदयाल जी के माध्यम से कह रहे हैं, क्योंकि मैं शायद इस पर बोलने वाला नहीं था,
पर नितिन जी ने मुझे प्रेरित किया, तो बोलो इस पर। दीनदयाल जी का संकेत पकड़ करके मैंने दीनदयाल जी को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। दीनदयाल जी के मन में चिंताएं क्या है और वो आज के हमारे सबके मन में चिंता है। भारत की मुख्य समस्या क्या है? गरीबी है, आज भी है। बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा किसी में है तो हिंदुस्तान में। 5 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं आज भी हिंदुस्तान। भरपेट रोटी नहीं मिल पाती। आज भी करोड़ों लोग देश में ऐसे हैं जिनको तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं। तो गरीबी मेन प्रॉब्लम है हिंदुस्तान। गरीबी को हिट करना पड़ेगा ना किसी अर्थतंत्र के द्वारा। दूसरी मुख्य समस्या है विषमता, इनइक्वालिटी। हो नहीं रही है दूर कभी भी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। तो 10 पंचवर्षीय योजना के बाद में असमानता दूर नहीं हुई, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना बनी। तो उसका मेजर थीम क्या रखा? उसको कहा गया इंक्लूसिव ग्रोथ। 11वीं पंचवर्षीय योजना जिन्होंने पढ़ी होगी उनको ध्यान में आया होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा हम क्या करना? इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। इन वे इनडायरेक्टली दे हैव एडमिटेड 10 पंचवर्षीय योजना तक हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं करते। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई, चाहिए ध्यान में आया ये तो और गड़बड़ हो गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई तो उन्होंने उसकी सेंट्रल थीम रखा ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ। कोई इंक्लूसिव तो हुआ नहीं था, अब ऑल इंक्लूसिव, सर्व समावेशी विकास। अरे भैया कैसे होगा? इसका विचार किया है? अपने देश में प्रधानमंत्री ने ज्यादा उपयुक्त सटीक शब्द दिया है, सबका साथ सबका विकास। ये उसका सीक्रेट है, वो डायरेक्शन है। अगर सबका विकास होना है, ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ होना है, तो सबको साथ लेना पड़ेगा ना। कुछ लोगों के सहारे तो नहीं हो सकता ना। ए सेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी, ए फ्रेगमेंट ऑफ दी सोसाइटी, उनको तो खूब मिल जाए, बाकियों को न मिले। जिस जीडीपी की बात करते हैं वो भी कई बार मिसनोमर है, क्योंकि वो मैक्रो पैरामीटर्स लेते हैं। जीडीपी को जनसंख्या से बात दे देते हैं, पर कैपिटा जीडीपी ले आते हैं। और पर कैपिटा जीडीपी बेचारी बढ़ गई, पर किसके सहारे बढ़ी? अमीरों के सहारे बढ़ी ना। गरीब लोगों के तो हिस्से में कुछ नहीं आया ना। वर्षों तक इस देश में एक सिद्धांत चलता रहा। अर्थशास्त्र में हमने ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़ाते हैं। ट्रिकल डाउन सारी अर्थनीति ये कहा ग्रोथ करो, ग्रोथ करो, ग्रोथ कर दो। ग्रोथ होगा तो वो रिस्क करके अपने आप ही गरीब तक पहुंच जाएगा, अंत्योदय हो जाएगा। उसको कहा ट्रिकल डाउन थ्योरी। ग्रोथ करोगे तो उसका लाभ रिश्ते रिश्ते कॉमन आदमी तक, सामान्य आदमी तक पहुंचे, पर नहीं पहुंचा। हमारे देश में नहीं पहुंचा, दुनिया में कहीं नहीं पहुंचा। इसलिए स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ी। और जिस स्ट्रेटेजी को मैं नाम दे रहा हूं अभी तक जो है, ग्रोथ लेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी, इसके आधार पर अपनी अर्थनीति चल रही। ग्रोथ लेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी, ग्रोथ करो उससे एम्प्लॉयमेंट होगा। इसको कहा ग्रोथ लेड एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी। दीनदयाल जी जो कह गए हैं और जिसको मैं भी कई वर्षों से कह रहा हूं, इसको एकदम बदल करके हमको स्ट्रेटेजी लानी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हो, आप कोई भी उत्पादन का काम शुरू करते हो, पहले विचार करो इस पूंजी के द्वारा, इस कैपिटल के द्वारा, इस इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा, इस प्रोडक्शन स्ट्रक्चर के द्वारा देश में कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज्यादा लोगों को हुआ तो ग्रोथ होगा, तो उसके पीछे चलने के लिए चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी हमको लाना पड़ेगा, तब सबका साथ सबका विकास इस दिशा में हम चलेंगे। इंडिया के भी यही कह गए थे। सब वर्तमान स्थिति में दुनिया भर में यही बहस चल रही है, नया विमर्श चल रहा है दुनिया भर में। दुनिया का विमर्श बदल गया। हम क्या है, पुराने विमर्श को ही पीछे पड़े रहते हैं। सारा विमर्श बदल गया, स्ट्रक्चर बदल रहा है, नए सवाल खड़े हो गए हैं दुनिया में।
नए तरह के डेवलपमेंट के रास्ते पर वो सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारत उनको रास्ता दिखा सकता है, तो भारत ने उनको रास्ता दिखाने के लिए इस नए ढंग की स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलने का काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नितिन जी ने जो कुछ कहा है और देवेंद्र जी ने जिनका आश्वासन दिया है, उसी दिशा में जाने वाला कदम है। और ये जो लघु उद्योग भारती के इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, वे इसके वाहक बनेंगे। कौन बनेगा वाहक? कौन ले जाएगा इसको उस दिशा में? तो हम ये छोटे छोटे उद्यम वाले ले जाएंगे। मैं अभी थोड़े आंकड़े देख रहा था, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। आंकड़े की बात न करूँ तो लोग कहते बात पूरी हुई नहीं तुम्हारी। तो मैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई देख रहा। एस्टोनिशिंग जो सारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई सेक्टर है, बहुत ही आश्चर्यजनक सवाल भी खड़े करता है। कुल मिलाकर जिसको एमएसएमई सेक्टर कहते हैं, ये क्या मैक्रो ढंग से सोचने का ही स्वभाव हो गया ना, माइक्रो लेवल पर जाते ही नहीं है। तो ग्रास रूट का तुमको जानकारी क्या होगी? ग्रास रूट पर क्या चल रहा है ये तो पता ही नहीं। एवरेजेस के सारे देश चलता है, एवरेजेस के सारे देश नहीं चलते, माइक्रो लेवल पर जाना पड़ेगा। तो मैं जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देख रहा था, ध्यान में क्या है, टोटल एमएसएमई सेक्टर में जितने एंटरप्राइजेज है, 90 मोर देन 90% तो माइक्रो है। तो एमएसएमई में मोर देन 90% है। अगर मोर देन 90% माइक्रो यूनिट्स है, तो माइक्रो यूनिट्स किस हालात में है इसका विचार किया है? वो तो नेग्लेक्टेड है। वो तो वास्तव में इकोनॉमी में, क्षमा करना, ब्यूरोक्रेसी से सर्वाधिक अपमानित होते, सर्वाधिक प्रताड़ित होते, माइक्रो प्रताड़ित होते। तो वो बड़े नहीं हैं, डंडे खाएंगे पुलिस के तो वो खाएंगे, इंस्पेक्टर सबसे ज्यादा तंग करेंगे तो उनको करेंगे। और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन किनका ज्यादा है? उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन उनका ज्यादा। अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। एम्प्लॉयमेंट बेसिक प्रॉब्लम है ना हिंदुस्तान की। एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है? एम्प्लॉयमेंट तो माइक्रो दे रहा है बेचारा, और माइक्रो भी कम पूंजी में दे रहा है। कैपिटल डेफिसिट इकोनॉमी है ना हमारे पास, पूंजी नहीं है ना। अभी नितिन जी बात कर रहे थे और मैं देवेंद्र जी को पूछ रहा था कितना डेफिसिट है आपके महाराष्ट्र में? 4 लाख करोड़ का डेफिसिट है केवल। कहते हमने काफी कम किया है। सारा हिंदुस्तान डेफिसिट में खड़ा है। तो आपको जो सेक्टर कम पूंजी में ज्यादा रोजगार दे रहा हो, उसका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा ना, रियलिटीज में जाना पड़ेगा ना, वास्तविकता को समझना पड़ेगा। और केवल सम्मान करने से काम नहीं कर सकता, उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उनके लेवल पर उनकी जो समस्याएं, उनके जो सवालात हैं, उनके साथ बैठ करके सुलझाने की दिशा में जाना पड़ेगा। देखिए कई बार मैं बोलता हूँ, सरकार के मेरे अत्यंत आत्मीय आदरणीय मित्रों को, खास तौर से इस माइक्रो स्मॉल के बारे में सरकार कंट्रोलर की भूमिका नहीं निभाई। सरकार फैसिलिटेटर की भूमिका में आनी चाहिए। ये बस फैसिलिटेट, कंट्रोल तो करते, अनावश्यक इंटरफियरेंस क्यों करते हो? करने दो ना, दिशा में काम कर रहे हैं ना, अरे काम कर रहे हैं, कम पूंजी में काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। हमारे यहाँ देहात में कहावत है, दूध देने वाली गाय की लात भी सकती है।
इसके विषय में बहुत काम कर रहे हैं, बड़े काम के हैं ये, बड़े काम के हैं। अगर आपने इनकी पीठ पर हाथ रख दिया तो दे कैन क्रिएट वंडर्स इन दी करो। और पीठ पर हाथ चाहिए, और पीठ पर हाथ कैसा चाहिए? मैंने पिछले सत्र में भी कहा था, क्योंकि नितिन जी और देवेंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए उनके सामने भी ये बात कहना चाहता हूँ। ये शिशु उद्योग है, ये बाल उद्योग है, तो शिशु और बाल उद्योगों को ट्रीट वो बड़े उद्योगों की तरह मत करिए, मात्र हृदय से करिए, मात्र मन से करिए, माता की तरह करिए। ये बच्चे हैं आपके, बच्चे काम करना चाहते हैं, छोटी मोटी गलती बच्चे से हो भी जाती है, तो माँ उस छोटी मोटी गलती हो जाने के कारण से उस बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालती, प्यार से समझाती है। तो कुल मिलाकर के इनके संबंध में एक दृष्टिकोण का परिवर्तन आना चाहिए। तो माइक्रो और स्मॉल के संबंध कलराज जी चले गए, होते तो वैसे तो मुझे मिलते भी रहते हैं। मैं अपनी छोटी बुद्धि से अभी तक ये नहीं समझ सका कि माइक्रो और स्मॉल के साथ में ये मीडियम का छोप क्यों लगा है? कोई रिलेवेंस ही नहीं है। आप मीडियम को लार्ज के साथ ले जाओ, किसने मना किया? मीडियम को आप माइक्रो स्मॉल का हक छीनने के लिए क्यों बिठा कर रखना चाहते हो? यही पर्याप्त है। और वो है क्या कुल मिलाकर गिनती में? इतने से है, इतने लेस देन 1%, पर वो लेस देन 1% कुल मिलाकर एक्सचेकर का, फाइनेंस का आउट ऑफ द प्रोपोर्शन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हक किसका मारा जा रहा है? माइक्रो स्मॉल का मारा जा रहा है। तो मेरा निवेदन है, दोनों बहुत ही महत्व के लोग बैठे हैं केंद्र में और राज्य में, अगर वो ये बात कर सके कि इस मीडियम को लार्ज के साथ भेजें, फिर चाहे उसका अपर लिमिट 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ करो, तो कोई ऐसा नहीं, इनको वही लगेगी। तो इस माइक्रो स्मॉल के संदर्भ में सोचने के लिए एक विशेष प्रकार की दृष्टि रख करके भारत के संदर्भ में सोचेंगे तो भारत कमाल कर सकता है। अभी 2 छोटे छोटे उद्योगपति मुझे दिल्ली के लिए मिलने के लिए आए, उनका भाई साहब आजकल मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ। मैंने कहा क्या सरकार को देने के लिए लिस्ट बना रहा है क्या? हमारी इमरजेंसी में ऐसी लिस्ट बनी थी, अभी तो बड़ा खतरा हो गया, काय का लिस्ट बना रहा है? उनका लिस्ट बना रहा हूँ, ऐसे कौन से छोटे छोटे सामान हैं जो हम विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। तो उसने कहा अभी मेरी लिस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, परंतु मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ, बहुत छोटे छोटे सामान विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। तो उसने कहा अगर मुझे सरकार मौका दे हम लोगों को, तो हम एक छोटा छोटा सामान बनाने वाले, हम छोटे छोटे उद्योगपति इस देश में जो प्लांट और मशीनरी विदेशों से मंगाना चाहते हैं, उससे 1/10 कॉस्ट पर हम प्लांट और मशीनरी बनाकर दे सकते हैं हिंदुस्तान, और बेटर क्वालिटी की दे सकते हैं। गुणवत्ता की चर्चा होती है ना, सब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर, बेटर दे सकते हैं। तो ये जो कुल मिलाकर के अपने देश में इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, उस स्थिति को कहा तो ये इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन बहुत महत्व का विषय है। बहुत सारा हमारा पैसा बाहर जा रहा है, इससे डिपेंडेंसी बढ़ रही है, और वो दादा देश हम पर धक्काशाही करते हैं, हमारी बाकी पॉलिसीज को भी प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। और जिससे दीनदयाल जी कहते थे स्वदेशी स्वावलंबी अर्थतंत्र में इसलिए बनाना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था स्वदेशी स्वावलंबी बन गई तो फिर स्वाभिमानी देश खड़ा हो गया। तो देश का स्वाभिमान स्वावलंबन पर टिका हुआ है, और स्वावलंबन का आधार ऐसे छोटे छोटे उद्यमी है। मैं समझता हूँ इससे अधिक मुझे समय की सीमा के कारण से सुनने की भी सीमा होती है, तो आपके धैर्य की और अधिक परीक्षा नहीं लेता मैं। मुझे आप सबसे
देर तक मुझे बर्दाश्त किया, इससे आप सबका, आयोजकों का, मीटिंग को देने का है बहुत बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री वैद्य, आपका उद्बोधन हमारे लिए मार्गदर्शक रहा। लघु उद्योग भारती के महामंत्री श्री हेमंत जी अंबासेलकर से मैं विनती करता हूं कि आप मंच पर पधार कर आभार प्रदर्शन करें। आज देवेंद्र जी हमारे बीच में पूरी व्यस्तता के बावजूद भी उपस्थित रहे, पूर्ण समय उपस्थित रहे, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। निधि जी के बारे में मैं क्या बोलूँ, उन्होंने जो आज इनोवेटिव आइडियाज दी है, उसके ऊपर हर एक आइडिया के ऊपर हम लोग जरूर एक एक ब्रेनस्टॉर्मिंग पूरे दिन के लिए करेंगे और कुछ ना कुछ प्रपोजल्स और लघु उद्योगों का फायदा करेंगे। इतना बोलकर मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कलराज जी मिश्रा ने कहीं नई सोच दी है, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चंद्रशेखर जी बावनकुळे, सुभाष जी देसाई और बजरंगा गुप्ता ये हमारे बीच में पूरी तरह से, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस जगह के लिए परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति इन्होंने जगह दी, इसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। इस प्रोग्राम के लिए वर्धा, नागपुर, चंद्रपुर, भंडारा, अमरावती, कुचिपुड़ी, हिन्ना, यहाँ से जो उद्योजक आए हैं, खास जो मेहमान हैं, जो सदस्य नहीं होते हुए भी आए, उनका भी मैं आभारी हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, केवल मनोरथ करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, उद्योग से ही साध्य होगा। ऐसे सब उद्यमी और ऐसे हमारे उद्योगी जो हैं, उनका मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी जिन्होंने मदद की, जो स्पॉन्सर्स है, कैटरर्स है, डायस अरेंजमेंट वाले हैं, प्रिंटर्स है और हमारे असंख्य कार्यकर्ता जो गए 2 महीने से कंटिन्यूस इसके लिए काम कर रहे हैं, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके बाद में वंदे मातरम होगा, कृपया शांत रहें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम, वंदे त्वं हि प्राणा शरीरे